आ रही है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि हम पैनल के पास जाएं, किम जोंग साहब का एक बयान आया है। वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जो आप सबको सुनना चाहिए। किम जोंग ने अपना परमाणु ज्ञान दिया है। वो ज्ञान क्या है, कुछ पॉइंटर्स में लेकर आया हूं किम जोंग साहब के बयान के। उन्होंने कहा एटमी हथियार रखने का फैसला सही था। किम जोंग ये बात कह रहे हैं कि ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने दिया गया, इसलिए उसकी दुर्दशा हुई है। ज्ञान नंबर 2 उन्होंने क्या कहा, ईरान जंग ने इसे सच साबित किया है कि भाई परमाणु हथियार तो हर मुल्क के पास होने ही चाहिए। ज्ञान नंबर 3 किम जोंग साहब क्या बोल रहे हैं, उनके बयान के पॉइंटर्स में लेकर आया हूं और उसके बाद ये नैरेटिव समझाऊंगा। देश के पास परमाणु हथियार होना खुशी की बात है। वो कह रहे कि हमारे पास अगर परमाणु हथियार है तो ये खुशी की बात है, हम इसीलिए महफूज सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार है। ज्ञान नंबर 4 जो दे रहे हैं, ये अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले खतरनाक हैं। ये हमले बहुत खतरनाक है, डरावने हैं। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो शायद ये हमले नहीं हुए होते। ज्ञान नंबर 5 जो किम जोंग साहब कह रहे हैं, सिर्फ मजबूत सैन्य ताकत ही किसी देश को सुरक्षित रख सकती है, महफूज रख सकती है, बचा सकती है। अगला पॉइंटर, अगला ज्ञान उन्होंने क्या दिया है, किम जोंग का ज्ञान नंबर 6 क्या है परमाणु हथियारों को लेकर। वो कहते हैं परमाणु ताकत को और मजबूत करेंगे ताकि अमेरिका को रोका जा सके। तो ये सारी स्ट्रैटेजी सिर्फ अमेरिका को चमकाने धमकाने के लिए है। और किम जोंग अब ये बात जाहिर भी कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने कि भाई परमाणु हथियार होते तो शायद ईरान पर इतना बड़ा हमला नहीं होता। चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। ये पूरा जो अभी तक पूरा नैरेटिव, ग्राफिक्स जो आपने देखा है मेरे साथ, अब इस ग्राफिक्स और नैरेटिव को और करीब से और डीपली समझने जानने की जरूरत है। और इसके जरिए हमारा एक पैनल है, उस पैनल से हम सवाल जवाब करेंगे और उस पैनल के जरिए हम समझेंगे कि आखिरकार चीजें कैसे अब वहां पर आगे बढ़ रही हैं। जी हाँ, स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का। जनरल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रोफेसर अंशु जोशी भी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एमएच सूरतवाला साहब जुड़ेंगे, ईरानी मामलों के जानकार है, उनके पास भी हम जाएंगे। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, ये 5-6 दिन का वक्त जो अमेरिका ने दिया है, क्या ये टाइम बाई करने की कोशिश है? क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका इस तरह की चीजें कर चुका है कि हम 7 दिन का वक्त देते हैं, हम 10 दिन का वक्त देते हैं, हम आप पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई एक्शन हो जाता है। जनरल साहब। देखिए, जय हिंद। जय हिंद सर। एक दो बातें मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। 5 दिन का ज्वाइन वक्त ज्वाइन ज्वाइन क्या? एक मिनट बॉस को आवाज, बता। एक मिनट। आई एम डिफिकल्ट, मैडम प्लीज। जनरल साहब प्लीज गो अहेड, हाँ, बोलिए। नहीं, मेरे को बीच में डिस्टर्बेंस, कोई आवाज आ रही थी, इसलिए मेरे को लगा कि आप कुछ बोल तो नहीं रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि जो 5 दिन का टाइम अमेरिका ने दिया है, ये 5 दिन का टाइम अमेरिका ने दिया नहीं है। मेरे हिसाब से अमेरिका ने 5 दिन का टाइम लिया है। लिया है का मतलब क्या है? देखिए, आप अपने घटनाक्रम को अगर याद करें तो अमेरिका ने किस समय ईरान के ऊपर हमला किया। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला उस समय किया जब ओमान की बात आगे बढ़ चुकी थी और जेनेवा में जाकर के बात और ज्यादा बैठने की तैयारी हो रही थी और ईरान लगभग काफी ज्यादा चीजों पर कहीं ना कहीं सहमत हो रहा था। तो ऐसे समय ईरान को इस बात का लगभग यकीन था कि चूंकि बात आगे बढ़ रही है इसलिए हमला होने की संभावना कम है और या ना के बराबर है। तब ट्रंप साहब ने हमला किया। ये एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है। देयर आर मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, उसमें से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वॉर है सरप्राइज। और यही सरप्राइज एलिमेंट था जब आपको आपका शत्रु आपकी तरफ से अपने अटैक को मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा है, उस समय आपने जाकर के हमला किया। परिणाम सामने आपके है, खामनेई से लेकर के 48-50 इनकी टॉप लीडर्स, टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। ये उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको उनको सक्सेस मिली। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने ऐसे समय हमला किया जबकि उम्मीद नहीं थी। वही माहौल क्रिएट करने का मुझे लगता है प्रयास कर रहे हैं। पहली 2 बातें बताऊंगा मैं आगे। पहली बात कि वो आप ऐसा माहौल बनाने की ईरान और या जो कोई भी सोचे कि ये प्रयास है, ये याद रखना, कोई भी सोचे कि अब शायद हमला नहीं होगा, उस समय जाकर के आप स्ट्राइक करें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनकी फोर्सेस जो हैं, खास करके मरीन्स, 9000 इनके स्पेशल फोर्सेस और मरीन फोर्सेस आ रहे हैं, वो लगातार इस तरफ बढ़ रहे हैं। उनको आने में समय लगेगा, उसको समय पकड़ने की कोशिश किए। तीसरी चीज है, जेराल्ड आर्ड फोर्ड वापस चला गया है। उसका मतलब यह है कि उनकी शक्ति जो यहाँ पर है कम से कम 40% कम हो गई है ईरान के आसपास।
तो उसका कॉम्पेंसेट करने के लिए जो यूएसएस ट्रिपली और ये 3 जहाज वहां से आ रहे हैं, उनकी उनको उसको आवश्यकता है। तो एक संभावना ये है कि वो समय को खरीदना चाहते हैं ताकि वो अपनी तैयारी पुख्ता कर सकें और सही अपॉर्चुनिटी देख करके स्ट्राइक करें। क्योंकि मैं इतना बता सकता हूं आपको दावे के साथ जी। कि अमेरिका को जब तक एक रिस्पेक्टेबल ऑफ रैंप नहीं मिलेगा, उनको अपना मुंह दिखाने के लाले पड़ जाएंगे अपने देश में जाकर के। और अभी जो परिस्थिति है उसमें कहीं भी कोई ऐसा ऑफ रैंप नजर नहीं आ रहा है। जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वो कंट्रोल ओवर हॉर्मुज स्ट्रेट है। अगर वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अमेरिका हासिल कर लेता है तो ये उनके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल ऑफ रैंप होगा और ये अपनी नोशनल विक्ट्री को डिक्लेयर करके और यहां से ताली बजाते हुए जा सकते हैं। तो ये वजह है कि वो हर कदम उनका जो है वो कहीं ना कहीं इस तरफ डायरेक्टेड है कि वो कैसे इस क्रिटिकल चोक पॉइंट का कंट्रोल ईरान से छीन सकें। तो ये उनका मकसद है। कि अब जहां तक सवाल ईरान का है, एक लाइन और बोलूंगा, प्लीज मेरे को टाइम दीजिए। वो ये है कि ईरान इस स्ट्रेटेजी को, इस टैक्टिक्स को अच्छे से समझने लगा है। तो अब अगर ये ट्रंप समझ रहे हैं कि ये एक सरप्राइज यहां से मिल जाएगा उनको, वो मुझे लगता है नहीं होगा। ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमें आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है और हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे और हम अपना काम जिस प्रकार से हम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। अगर आपको कुछ और करना है तो अभी उन्होंने एक पैनल टाइप किया है जिनसे कि वो बातचीत कर रहे थे 7-8 कंट्रीज से। तो उसके बाद कोई इसका परिणाम निकले तो संभावना है, अन्यथा ईरान तैयार है। अमेरिका प्रयास कर रहा है कि उनको एक रिस्पेक्टेबल फेस सेविंग ऑफ रैंप मिले और उसके लिए उनको, मुझे लगता है उनको लिए आवश्यक है कि वो इस क्रिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट, देखिए जो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है वो विश्व की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में अपना हाथ रखता है। और जो विश्व की अर्थव्यवस्था नियंत्रित करेगा या उस पर कंट्रोल रखेगा, वही विश्व की हर प्रकार की जो जो जियो पॉलिटिकल चीजें हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखेगा। तो ये अमेरिका ऑलराइट का सर, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। प्लीज स्टे विथ मी जनरल साहब। अंशु जोशी जी के पास जा रहा हूं और एमएस सूरत वाला भी मेरे साथ है, ईरानी मामलों के जानकार। अंशु मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सूरत वाला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला शो के लिए। मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अंशु मैम, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नैरेटिव कि अमेरिका का अब पिछले 2 महीने का बयान देखें, हम राउंड 3 के लिए तैयार हैं, हम 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, हम 10 दिन का वक्त दे रहे हैं। तो जैसा जनरल साहब बता रहे हैं कि ये वक्त दिया नहीं गया, ये वक्त लिया गया है। आपके लिहाज से मैम, ये जो 1 हफ्ते का हॉल्ट है कि हम किसी एनर्जी सेक्टर पर हमला नहीं करेंगे, किसी उनके जो न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर हमला हम नहीं करेंगे, ये किस तरह की स्ट्रैटेजी, किस तरह की डिप्लोमेसी है अमेरिका की आपके हिसाब से? मैम, आपका एनालिसिस क्या है? अमित, इसमें 2 बहुत प्रमुख बिंदु हैं जो हमको समझने की आवश्यकता है। यदि हम हार जीत की दृष्टिकोण से देखें तो आज जिस तरह से कन्वेंशनल वॉरफेयर्स के साथ साथ एसिमेट्रिक तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से युद्ध लड़ा जाता है, तो उसमें फिर हार जीत के मायने बदल जाते हैं। ट्रंप ने एक मिस कैलकुलेशन करके ईरान पर हमला किया। बस वो एक ही मिस कैलकुलेशन था, वो ये कि उनको लगा कि ईरान की जनता जो ऑलरेडी रिजीम चेंज चाहती है इस थियोक्रेटिक इस्लामिक गवर्नमेंट का, वो अमेरिका का साथ देगी। लेकिन जनता ने ऐसा नहीं किया और ऐसे समय पर एकजुट होकर के अपने रिजीम के साथ, लेकिन कौन से रिजीम के साथ? वो हार्डलाइनर वाले पैरेलल के साथ जनता नहीं खड़ी है, वो पेजेश्कियान वाला जो पार्लियामेंटेरियन या डेमोक्रेटिक पैरेलल है ईरान के सिस्टम का, उसके साथ जनता खड़ी है। तो यही कारण रहा कि फिर हुआ क्या कि यहां से ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू किया और एक 3 pronged अप्रोच अपनाई। पहला प्रॉन्ग क्या कि डायरेक्ट अटैक किया अपने आसपास के सारे खाड़ी देशों पर। दूसरा प्रॉन्ग क्या, अपने प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया। और तीसरा प्रॉन्ग क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया तो इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचना शुरू किया, क्योंकि इसने फिर पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया। हम बार बार बात कर रहे हैं कि विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा या क्या होगा। अमित, मुझे तो ये विश्व युद्ध ही दिखाई पड़ता है, जिसमें यूरोप के देश भी जुड़े हुए हैं, इसमें अमेरिका जुड़ा हुआ है। आप देखिए, मॉरिशस पर हमला कर दिया तो हमें अफ्रीका तक आता हुआ दिखाई पड़ता है। डियागो गार्सिया को अगर हम वैसे देखें, भौगोलिक स्थिति के लिहाज से देखें, तो हिंद महासागर में है, तो दक्षिण एशिया की ओर भी आता हुआ दिखाई पड़ता है युद्ध। तो यही कारण है
कि ट्रंप को समझ में आया कि हार जीत में यदि अब एग्जॉस्ट होने की दृष्टि से देखें तो इकोनॉमिकली अमेरिका ईरान से ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की मिलिट्री इक्विपमेंट, मिसाइल्स वगैरह जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है वो ईरान के हथियारों की तुलना में बहुत महंगे हैं और उनका प्रोडक्शन टाइम लेता है। तो हालांकि ट्रंप ने अपने यहाँ होम टर्फ पे अपने मैन्युफैक्चरर्स को ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का एक निर्देश दे दिया, लेकिन एक टाइम तो बाय करना पड़ेगा ना, और हमले तो अभी भी लगातार दोनों के बीच में जारी हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि यदि ट्रंप वार्ता के ईरान से रिक्वेस्ट करके और वार्ता के माध्यम से युद्ध को अंत की ओर ले जाते हैं तो ये पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की बहुत बड़ी हार होगी अमित, ये ईरान की जीत होगी। और इसमें ईरान जैसे जो दूसरे देश हैं उनको ये एक रास्ता मिल जाएगा कि ये अमेरिका वो सुपर पावर या वो हेजेमॉन नहीं है जो पहले हुआ करता था, और इस अमेरिका को हम कंटेन कर सकते हैं, हम चैलेंज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एंटी अमेरिका है, उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में यदि हम चीन और ताइवान के बीच की स्थिति को देखें और यहाँ चाइना के असर्शन को देखें, जो अभी तक भारत, अमेरिका और क्वाड के जो दूसरे मेंबर नेशंस हैं और दूसरे भी जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं वो मिलके कंट्रोल कर पाने में सफल रहते हैं, तो यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह आएंगे, यहाँ चुनौतियां आएंगी। तो हम इसको सिर्फ एक रडार को हम पश्चिम एशिया में ईरान की दृष्टि से ना देखें, इसके बहुत बड़े आउटकम्स होंगे यदि वार्ता के माध्यम से युद्ध को ट्रंप अंत की ओर ले जाते हैं। और इतना तो मैं ट्रंप को जानती हूं कि इतना मिसकैलकुलेट तो वो कर नहीं रहे होंगे, ये उनको पता है, इसलिए उन्होंने अपने लिए टाइम बाय किया हुआ है कि अगले 5 दिन में अब वो क्या एक डिप्लोमेटिक या मिलिट्री वे एंड मीन निकालते हैं इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। ऑल राइट मैम, प्लीज स्टे विथ मी। सूरतवाला साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपके पास आखिर में आया कि मैं चाहता था कि हमारे आप दोनों एक्सपर्ट्स को सुन लीजिए। दो चीजें, एक तो ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका ने हमसे बातचीत के लिए कोई अप्रोच नहीं किया है। ट्रंप साहब ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने एक सीक्रेट टॉक किया है ईरान के साथ, जिसमें ईरान चाहता है कि हम सीज फायर करें, हम जंग को बंद कर दें। इसके अलावा एक और नैरेटिव निकला है कि शर्त रखी है ईरान ने कि भाई आप हमको बेल आउट करिए, आपने जितना डैमेज हमारा वॉर में किया है आप हमको बेल आउट करिए, हमारा खर्चा दीजिए, हमारी बर्बादी का आप पूरा लेखा जोखा रखिए, उसके बाद ये जंग रुकेगी, नहीं तो हम अमेरिका इजराइल पर हमले करते रहेंगे, चाहे वो खाड़ी देश हो, चाहे वो इजराइल हो, या फिर उनके जो सैनिक हैं या जो उनके वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर रखे हुए हैं। अभी ईरान में असल में क्या नैरेटिव चल रहा है सूरतवाला साहब? क्योंकि टेलीविजन, मीडिया और दुनिया भर के लिटरेचर जो अमेरिका से छप रहे हैं उनमें 10 तरह की किताबों में 10 तरह की बातें देखने और पढ़ने को मिल रही हैं। रियलिटी ईरान में क्या चली? क्या ईरान सच में सीज फायर चाहता है? जी, मैं 2 चीज़ों को यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरी फैमिली और मेरे बच्चे अभी ईरान में रहते हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त भी ईरान में हैं। मैं लगातार ईरान में अपनी फैमिली और अपने दोस्तों से कांटेक्ट में हूँ। जैसे ही ट्रंप की तरफ से कल शाम में ये ट्वीट आता है कि जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि पिछले 2 दिनों में हमने वार्ता की है और हम बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ में और अच्छी बात है, तो ईरान की पब्लिक बहुत गुस्से में थी और उनका ये कहना था कि हमें किसी तरह की बातचीत की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि कुछ ही मिनटों के अंदर ईरान के ऑफिशियल्स ने ये बयान देना शुरू कर दिया कि हमारी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई वार्ता नहीं चल रही है। न सिर्फ ये कि वार्ता नहीं चल रही है, बल्कि हमको पैगाम और मैसेजेस वार्ता के लिए अरब कंट्रीज से और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान का भी नाम लिया जा रहा है, इनके जरिए से हमको मैसेज मिल रहे हैं, लेकिन हमने नकार दिया है, हमें उनसे कोई वार्ता नहीं करना है। जून में हम उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उसके दरमियान में उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमने उनके साथ फिर अभी गुफ्तगू शुरू की थी, फैब में गुफ्तगू चल रही थी, टॉक्स के टेबल के ऊपर बैठे थे, फिर उन्होंने हमला कर दिया। कितनी बार अब हम धोखा खाएंगे और इनके उस धोखे के अंदर हम आएंगे कि टेबल पर बुलाकर फिर हमला करें। ईरान की पब्लिक, ईरान के ऑफिशियल्स, ईरान के फौजी, वो लोग एक जुमला नॉर्मली यूज कर रहे हैं पिछले 25-26 दिन से लगातार, और वो ये है कि हम इस साइकिल चाहते हैं। जब तक कि ये साइकिल हम तोड़ने में कामयाब नहीं हो जाएंगे तब तक कि हम इस जंग को कंटिन्यू रखेंगे और जारी रखेंगे। और वो साइकिल ये है कि हम पर प्रेशर बनाया जाता है सैंक्शंस का, हम पर प्रेशर बनाया जाता है इस बात का कि वार्ता करो, और फिर जब हम वार्ता करने के लिए बैठते हैं फिर हमको ये मारा जाता है,
हमसे जंग शुरू कर दी जाती है। तो अब हम इस तरह से जंग लड़ेंगे और उस वक्त तक जंग लड़ेंगे कि जब तक कि हम इस साइकिल को तोड़ ना दें। अब हमको कोई वार्ता की जरूरत नहीं है, हमको कोई टेबल की जरूरत नहीं है। हमने 2 मरतबा अपनी तरफ से बताया कि हम चाहते हैं। अब हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड यह है कि हमारे सैंक्शन हटना चाहिए, हमारी डिमांड यह है कि हम पर जो पाबंदियां हटना चाहिए, हमारी डिमांड यह है कि हमारे आसपास में जो अमेरिका बेसिस बनाकर रुका हुआ है वो यहाँ से जड़ से उखड़ कर फेंकना चाहिए। और हमारी ये डिमांड्स जब तक के पूरी नहीं होंगी तब तक के कोई वार्ता की और कोई जंग रोकने की जरूरत नहीं है। जी, एक सवाल और है सुरतेवाला आपसे कि अभी अमेरिका ने जो 7 दिन की मोहलत दी है या बोला है कि 100-150 घंटे आपके पास है, आप प्लान कर लीजिए, आप नैरेटिव डिजाइन कर लीजिए, डिप्लोमेटिक तरीके से भी बातचीत होनी चाहिए, बैकडोर डिप्लोमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या जो बात अंशु मैम कह रही हैं और मेजर और जनरल साहब भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कॉस्ट जा रही इस वॉर में, क्योंकि अगर आपको एक छोटे से कीड़े को मारने के लिए बंदूका चलानी पड़े तो उस कीड़े की साइज और बंदूका की साइज, या एक छोटे से ड्रोन को जो 1000, 2000, 4000 का ड्रोन है उसके लिए आपको 50 लाख का एक मिसाइल खराब करना पड़े, तो ये सब जो कॉस्ट है ये सिर्फ कहने के लिए तो जबानी जमा है, लेकिन एक मुल्क ही जानता है कि वो इतनी दूर अगर जंग लड़ रहा है समंदर में तो कितनी कॉस्टिंग आती होगी। और अमेरिका में बहुत प्रेशर है ट्रंप साहब के ऊपर, क्योंकि एक लॉबी ऐसी भी है वहां पर जो ईरान पर हमले के खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी ईरान पर हमला हो, वो नहीं चाहती थी कि अभी जिस तरह की हालत इकोनॉमी की अमेरिका की है इस तरह की जंग में अमेरिका को मुब्तला होना चाहिए। क्या अब आपको लगता है कि अमेरिका ने हथियार डाल दिए, ये सब नाटक चल रहा है दुनिया को दिखाने के लिए? बिल्कुल, ईरान के अंदर इसको मैं 2 तरीके से जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले ईरान ने इसको कैसे देखा इस ट्वीट को। ईरान ने इसको अमेरिका की हार का पहला कदम देखा है, सरेंडर होने के पहले कदम के तौर पर देखा है कि आप एक वक्त आके कहते हैं कि 48 घंटे में हम नीस्तो नाबूद कर देंगे पावर प्लांट को, और अचानक हम ये देखते हैं कि आप 5 दिन का टाइम देते हैं। इसका मतलब ये कि आप हार की तरफ और सरेंडर की तरफ पहला कदम उठा रहे हैं। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है और इसकी तरफ बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि तवज्जो की जरूरत है, कि जिस नुक्ते की तरफ आपने भी इशारा किया कि इनको, ट्रंप को और इस एडमिनिस्ट्रेशन को, इवन आर्मी वाले ये कह रहे थे कि ये नुकसानदेह लड़ाई हो सकती है, ईरान हम लोगों के लिए कब्रिस्तान हो सकता है, ईरान हम लोग के लिए बहुत घातक हो सकता है। ये सब बातें पहले कही जा रही थी, लेकिन इसके लिए, इसके जवाब में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे लिखे गए हैं जिसमें जवाब ये दिया गया है कि जो काम नेतन्याहू पिछले 30 साल में ओबामा, बाइडेन या उससे पहले बुश को बेवकूफ बनाने में या क्लिंटन को बेवकूफ बनाने में कामयाब नहीं हो सके थे, वो काम वो ट्रंप के साथ करने में कामयाब हो गए हैं। तो इसीलिए अब ये बात भी की जाती है कि ये अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका को जो फर्स्ट वो नारा लगाते थे, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं बल्कि इसराइल की लड़ाई है, और वो बेवकूफ जो बनाने की वो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट को कोशिश किया करते थे, इसमें ट्रंप के जमाने में वो कामयाब हो गए हैं। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ठीक है सुरतेवाला साहब, मैं आपके पास आऊंगा, ये नैरेटिव भी समझूंगा जो आप कह रहे हैं। जनरल साहब, अब एक सवाल मेरे जहन में पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, क्या ये 5-6 दिन